हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो मेरा नाम है दीपक कुमार पांडे और मैं आज मोशन पढ़ाऊंगा। देखो, मोशन के पहले ही 9 वीडियो आ चुके हैं, उसमें क्लास 9 में जितना मोशन पढ़ना है सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। तो यह वीडियो सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। इसमें जो मोशन में तुम पढ़ चुके हो उनको तेज़ी से बता दिया जाएगा ताकि तुम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है रेस्ट और मोशन के बारे में। कब बॉडी को रेस्ट में कहा जाएगा, कब कहा जाएगा कि बॉडी मोशन में है। दूसरा हमको पढ़ना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद स्पीड एंड एवरेज स्पीड। स्पीड के बारे में पढ़ना है। एवरेज स्पीड किसे कहते हैं, स्पीड किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी, जिसमें हम लोग थोड़ा सा वेक्टर का कंसेप्ट भी जान लेंगे कि स्केलर किसे कहते हैं, वेक्टर किसे कहते हैं। वेलोसिटी वेलोसिटी के आगे हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। और इसको जानने से पहले एक्सीलरेशन का कंसेप्ट जान लेंगे। एक्सीलरेशन, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यही तुमको क्लास 9 में मोशन चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना। चलो शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग रेस्ट और मोशन से शुरू करते हैं। कब किसी बॉडी को कहा जाएगा कि बॉडी रेस्ट में है और कब कहा जाएगा मोशन में। देखो, अगर किसी बॉडी का पोजीशन समय के साथ चेंज हो रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो मोशन में है, और अगर समय के साथ चेंज ना हो रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं रेस्ट में। जैसे कि एक कार है, वह तुम्हारे घर से 10 मीटर दूर खड़ी थी और 5 मिनट बाद जब वह देखे तो 20 मीटर दूर खड़ी है, यानी समय के साथ उस कार का पोजीशन बदला तुम्हारे घर के सापेक्ष, तो आप कहोगे कि कार मोशन में है। परंतु सुबह में तुमने कार देखा था तो तुम्हारे घर से 10 मीटर दूर थी, और 2 घंटे बाद देखे तभी घर के 10 मीटर दूर ही खड़ी है, यानी समय के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, तो उसको कहा जाएगा कि वह रेस्ट में है। ठीक है। तो इफ रेस्ट एंड मोशन, इफ पोजीशन of a body do not change with time, then it is said to be in rest. पर अगर समय के साथ पोजीशन चेंज हो तो उसको कहा जाएगा कि बॉडी मोशन में है। ठीक है। इसी का उल्टा, इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंज विथ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, क्लियर है। अब मोशन, किसी बॉडी के मोशन को अगर डिस्क्राइब करना हो तो उसके लिए एक बिंदु का होना जरूरी है जहाँ से यह कहा जा सके कि उसका मोशन चेंज मतलब पोजीशन चेंज हुआ है। जैसे
जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था वहाँ पे तुम्हारा घर वह पॉइंट था जिसके रेफरेंस में पोजीशन चेंज हुआ है, ऐसा कहा जा रहा था। जब कागज पे हम लोग मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं तब भी एक पॉइंट ले लिया जाता है जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग बॉडी के पोजीशन को मापते हैं। जैसे अगर बॉडी यहाँ पे है जो मूव कर रहा है तो इस पॉइंट से हम लोग मापेंगे कि कितना दूर है। अलग अलग समय पे इसका पोजीशन चेंज होगा तो हम लोग इसी बिंदु से मापेंगे कि बताइए पॉइंट ए से 1 सेकंड पहले कहाँ पे था, 2 सेकंड पहले कहाँ था, 3 सेकंड पहले कहाँ था। तो वह पॉइंट जिसके सापेक्ष में किसी बॉडी का पोजीशन मापा जाता है उसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अच्छा, अगर बॉडी का मोशन हम लोग पोजीशन सी से देखना शुरू किए और बॉडी चलते 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 पोजीशन डी तक पहुंच गई, तो जो पहले वाला पोजीशन था यानी मोशन को हम लोगों ने जहां से देखना शुरू किया था उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इनिशियल पॉइंट या फिर इनिशियल पोजीशन। और लास्ट में जैसे जहाँ के पॉइंट डी तक हम लोगों ने मोशन को ऑब्जर्व किया तो लास्ट पॉइंट को कहा जाता है फाइनल पोजीशन। अगर रियल लाइफ एग्जांपल में लो तो तुम अगर अपने घर से निकल के मोतिहारी जाते हो तो घर तुम्हारा हुआ इनिशियल पोजीशन और मोतिहारी जहाँ तुम पहुँच गए वो हुआ फाइनल पोजीशन। पर अगर तुम मोशन अपने घर से निकल के मोतिहारी जाने और फिर मोतिहारी से अपने मामा के घर जाने तक के पूरे मोशन को अगर देखो तो तुम्हारा घर हुआ इनिशियल पोजीशन और तुम्हारे मामा का घर हुआ फाइनल पोजीशन। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन तुम लोग को याद होगा, अगर याद है तो कमेंट करो। हम लोगों ने पढ़ा था पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट या फिर पाथ लेंथ ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। यानी कोई बॉडी पॉइंट ए से जो उसका इनिशियल पोजीशन है यहाँ से चल के पॉइंट बी तक जाती है तो वह उसके पास कई ऑप्शंस हैं। जैसे वह चाहे तो यहाँ तक और ऐसे जा सकती है या फिर यहाँ से सीधे बी तक जा सकती है या फिर ऐसे गोल गोल घूमते हुए बी तक जा सकती है। तीनों ही सिचुएशन में बॉडी ने अलग अलग रास्ता चूज किया। यहाँ पे एक्स चूज किया, वाई चूज किया, जेड रास्ता चूज किया। बॉडी जिस रास्ते पे चली हो वह एक्स पे चली हो, वाई पे चली हो या जेड पे चली हो, उस रास्ते की लंबाई को अगर तुम माप लो तो उसी को कहा जाता है डिस्टेंस कवर। अगर वह जेड वाले रास्ते पे बॉडी चली है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से फिर यहाँ तक की लंबाई को अगर माप लो तो इसी को कहा जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। और डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, माने किसी बॉडी के इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक अगर एक स्ट्रेट लाइन खींचा जाए तो उस स्ट्रेट लाइन की लंबाई को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और स्पेसिफिक शब्दों में कहा जाए तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में ए और बी के बीच में अगर हम एक लाइन खींचे स्ट्रेट लाइन तो उसमें जो सबसे छोटा होगा जो कि हमारे पास ए बी है इसी को कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लिख लेते हैं। डिस्टेंस path length of moving body is called distance। और डिस्प्लेसमेंट का कहानी है
shortest distance between initial position and final position of a moving body is called displacement. अब डिस्टेंस और डिस्प्लेस में अंतर, यह बोर्ड में या स्कूल एग्जाम में टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कॉपी कलम निकालो और जितना तुम खुद से लिख सकते हो लिखो, बाकी मैं लिखूंगा उससे मिला लेना कि क्या तुमसे कोई पॉइंट छूट गया है। हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहला अंतर तो यह होगा कि डिस्टेंस इज पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट ऑफ ए मूविंग बॉडी। दूसरा, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक मिनट, हाँ किचन में कोई नहीं, अभी गया होगा, लो बाहर गया है। ठीक है चलो, कल आके ले लूँगा। हाँ ठीक है। तो दूसरा अंतर है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा अंतर क्या है? देखो, किसी भी सिचुएशन में डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्टेंस का वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा किसी बॉडी के लिए, परंतु डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निगेटिव, पॉजिटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। सर डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? देखो, ए से चला बी तक गया और बी से फिर ए तक वापस आ गया, तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, परंतु डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। और चौथा पॉइंट है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर या डिस्प्लेसमेंट का से बड़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा या डिस्टेंस के बराबर हो सकता है। यही अंतर है, तो इसको लिख लिया जाए। तुम एक बात बताओ हमको, किस सिचुएशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा? मतलब कर्वी लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन या सर्कुलर मोशन, किस सिचुएशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा? अगर मोशन पढ़े हो तो इस सवाल का जवाब जरूर दे दोगे। अंतर लिख ले, चलो लिखते हैं। पहला, इधर लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस को और इधर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहला है डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस का डेफिनेशन, पाथ लेंथ ऑफ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
दूसरा अंतर जैसा कि मैंने बताया, डिस्टेंस इज a scalar quantity and displacement is a vector quantity. Displacement is a vector quantity. अरे तुम तो चलो रे भाई, ऐसा नहीं करते हैं अच्छे बच्चे। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी नेगेटिव, वेयर displacement can be 0। अच्छा एक बात बताओ तो, किस तरह के मोशन में, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन या फिर कर्वीलिनियर मोशन, इन तीनों में से किस तरह के मोशन में किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? देखो इस ऑप्शन में एक से अधिक ऑप्शन तुम्हारे सही हो सकते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन या कर्वीलिनियर मोशन में से किस मोशन में डिस्प्लेसमेंट 0 होने की संभावना है? चल, चौथा है डिस्टेंस में भी equals to or greater than displacement and displacement can't be greater than distance। ठीक है। इसके अलावा एक बड़ा ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है जो कि है बहुत इजी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखो तो इसका जवाब दे पाते हो कि नहीं। क्वेश्चन है, एक बॉडी है, मूविंग बॉडी है, उसका मैंने डिस्टेंस बटा डिस्प्लेसमेंट निकाला। तो तुमको बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। तुम्हारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ऑप्शन बी smaller than equals to 1, option C is equals to 1 and option D none। देखो तो किसी मूविंग बॉडी का डिस्टेंस बटा डिस्प्लेसमेंट इनमें से क्या हो सकता है? जवाब देना कमेंट में, जवाब देंगे, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे बनाया नहीं जाएगा। एसआई यूनिट का बात किया जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट बताओ तो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है? क्या दोनों का यूनिट सेम होता है कि अलग अलग होता है? टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। एसआई यूनिट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का एक ही होता है, मीटर, क्योंकि दोनों में हम लोग लेंथ मापते हैं, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ इन्वॉल्व है, इसीलिए एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस and displacement meant is meter, सिंबल m। यूनिट डायमेंशन पढ़ाए हुए हैं, तुम चाहो तो
पीछे प्लेलिस्ट में जाना देख लेना अगर तुमको नहीं पता हो तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्पीड। स्पीड स्पीड में क्या पढ़े थे हम लोग? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड स्पीड। यानी यूनिट समय में कोई बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करता है उसी को स्पीड कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? स्टार मीटर पर सेकेंड। या फिर डिस्टेंस कवर बाय मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ऐसा यूनिट इसका क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। दूसरा था एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इसका डेफिनेशन क्या था? रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर बाय ए मूविंग बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। किसी बॉडी के द्वारा जितना भी दूरी तय किया गया हो उसको वह दूरी तय करने में जितना समय लगा है उससे डिवाइड करने पे जो क्वांटिटी आता है उसी को हम लोग एवरेज स्पीड कहते हैं। तो दिस इज रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर by a body and time taken। इसका भी ऐसा यूनिट होता है, ऐसा ही यूनिट मीटर पर सेकेंड। दोनों ही स्पीड हो या एवरेज स्पीड हो, दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड एंड एवरेज स्पीड बोथ आर स्पीड एंड एवरेज स्पीड both are scalar quantities। स्केलर क्वांटिटीज। अगर तुमने खूब बढ़िया से क्लास किया होगा मोशन का और अच्छे से समझ गए हो तो खुद यह अंतर पता लगा पाओगे कि स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या अंतर होता है, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन दोनों का लगभग सेम है। रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम या फिर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम दोनों सेम ही है, परंतु स्पीड और एवरेज स्पीड में एक माइनर सा अंतर है, बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। अगर तुमने पहले क्लास अच्छे से किया होगा तो उसको तुम बढ़िया से समझ पाओगे। यहाँ पे नहीं बताएंगे, क्विक रिवीजन के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सीलरेशन, सॉरी एक्सीलरेशन नहीं, वेलोसिटी। यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी का। वेलोसिटी ब्रैकेट में लिख देते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इसका डेफिनेशन होता है टोटल माने द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी वहाँ पे एवरेज स्पीड में था रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, और यहाँ पे होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड एक्चुअली यहाँ पे टोटल शब्द नहीं यूज किया था, यहाँ पे क्या आता है नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट रेशियो ऑफ
नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। सिटी यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है, सॉरी, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड हो, एवरेज स्पीड हो, एवरेज वेलोसिटी हो, सबका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है। अगर तुम निकाल सकते हो तो वेलोसिटी का डायमेंशन निकाल के मैसेज करो। अगर निकाल सकते हो, अगर तुमने यूनिट और डायमेंशन का क्लास किया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब पूछता है और 11-12 में तो डायमेंशन एनालिसिस भी पढ़ना है। तो अगर निकाल सकते हो तो वेलोसिटी का डायमेंशन निकालो। चलो मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ। देखो इसको बना पाते हो कि नहीं। क्वेश्चन है, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एवरेज स्पीड। तुम्हारे ऑप्शंस है M0 L0 T इनवर्स स्क्वायर, बी में है M0 L T इनवर्स स्क्वायर, सी M0 L T इनवर्स, या फिर डी M1 L T इनवर्स। देखो तो कौन सा सही होगा। 3, 2, 1। चलिए, जो लोग सही जवाब दें अच्छी बात है। ऑप्शन इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे निकालेंगे यूनिट एंड डायमेंशन की क्लास में देखो, आ जाएगा समझ में, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहला अंतर तो यही होगा कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा अंतर यह होगा कि स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बताता है और वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताता है। तीसरा, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड का वैल्यू किसी भी मूविंग बॉडी के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर जीरो हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, परंतु वेलोसिटी पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। चौथा, स्पीड किसी बॉडी का वेलोसिटी से अधिक या वेलोसिटी के बराबर हो सकता है। तो चलो पहला अंतर लिखते हैं। इधर है हम लोग का स्पीड और इधर वेलोसिटी। पहला, इट इज रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज
डिस्प्लेसमेंट। दूसरा अंतर, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी and velocity is a vector quantity. तीसरा है, किसी भी बॉडी का स्पीड कैनॉट हैव नेगेटिव वैल्यू, यानी किसी बॉडी का स्पीड पॉजिटिव या जीरो हो सकता है पर कैनॉट हैव नेगेटिव वैल्यू। वहीं पे वेलोसिटी कैन हैव नेगेटिव वैल्यू। और चौथा फाइनल जो अंतर है वह है स्पीड ऑफ अ बॉडी में बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी किसी बॉडी का स्पीड उसी बॉडी के वेलोसिटी से बड़ा हो सकता है, परंतु इसका उल्टा सही नहीं है। किसी बॉडी का वेलोसिटी उसके स्पीड से बड़ा नहीं हो सकता है। वेलोसिटी कैनॉट बी ग्रेटर देन, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैनॉट बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ सेम बॉडी। ठीक है, यह स्पीड और वेलोसिटी में अंतर था। अब जरा एक सवाल का जवाब दोगे? रेडी हो सवाल के लिए? इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेलोसिटी, एक ही बॉडी है जिसका मैंने वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड, इसका वैल्यू क्या होगा? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1, बी स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1, सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और डी ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0। देखो तो चारों में से कौन सा सही होगा? अगर तुम इस सवाल का जवाब दे पा रहे हो मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तुमको स्पीड वेलोसिटी की, नहीं दे पा रहे हो तो अब आप भगवान के हवाले हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आप डिफिकल्ट केस है, आपको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। आपका जीवन का उद्देश्य साइंस पढ़ना नहीं है, क्योंकि इतना इजी सवाल नहीं बना पाओगे। चूल्हे पर पानी लो, नाक डुबाओ और जान दे दो। खैर, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना था एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यह नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई थी मोशन पढ़ने के दौरान। यह था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसी बॉडी के वेलोसिटी के चेंज होने के रेट को एक्सीलरेशन कहा जाता है। इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और भी बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं जो ऐसा ही नहीं है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, मीटर पर मिनट स्क्वायर, ऐसे हो सकते हैं। तो चलो एक्सीलरेशन का हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ
change of velocity is called acceleration. यानी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आया था हमारे पास, चलते हुए आया था और बताया था कि एक्सीलरेशन a इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तुम कहाँ चलती प्रभु? यहाँ पे v मतलब था फाइनल वेलोसिटी u मतलब था इनिशियल वेलोसिटी। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल के लिए तैयार हो? चलो एक इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इजी, एकदम नरम क्वेश्चन, मुंह में गल जाएगा, इतना नरम। डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन इज ऑप्शन ए मीटर m 0 L1 T इनवर्स स्क्वायर, बी m0 L T इनवर्स स्क्वायर, सी m0 L स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर एंड डी m1 L1 T इनवर्स। देखो तो चारों में से कौन सा सही होगा? 3, 2, 1 जवाब दे दिए हो। चलो तो यह होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसके बाद हम लोग मोशन के कई प्रकार पढ़े थे, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन। तो यह वह टाइप नहीं है जिसमें हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन पढ़े थे, वो वाला टाइप नहीं। यह है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के आधार पे मोशन को कई कैटेगरी में बांटा गया है, वो सभी है। तो पहला था यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वैसा मोशन, किसी बॉडी का मोशन अगर इस प्रकार का है कि उसमें एक्सेलरेशन 0 है, या फिर कह दिया जाए वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यदि किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज ना हो तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यानी इफ अ बॉडी हैज 0 एक्सेलरेशन, इफ अ बॉडी हैव 0 एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन के बारे में बताना भूल गए, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं, तब उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म इसी का उल्टा, अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 ना हो तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके अलावा अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तब भी इसके 2 कैटेगरी बन सकते हैं। अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तब भी इसका 2 प्रकार हो सकता है। एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसा जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और दूसरा ऐसा जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो। यदि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है, परंतु अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोग कहते हैं मोशन विथ
कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यानी बॉडी का एक्सीलरेशन पूरे मोशन के दौरान चेंज नहीं हो रहा है। और दूसरे केस में हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यदि किसी बॉडी का एक्सीलरेशन भी समय के साथ चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, तो यह मोशन के टोटल प्रकार है, चाहो तो नोट कर लो। यूनिफॉर्म मोशन जब एक्सीलरेशन 0 हो, नॉन यूनिफॉर्म जब एक्सीलरेशन 0 ना हो। यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी दो प्रकार का होता है, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन एंड मोशन विथ नॉन कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यानी मोशन विथ वेरिएबल एक्सीलरेशन। इसके बाद हम लोग को आगे पढ़ना था इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन का जितना भी एप्लीकेशन है यह सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे ही काम करता है। मतलब यह जितने भी इक्वेशन है सिर्फ और सिर्फ वैसे मोशन के लिए हैं जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो। दोनों केस को छोड़ दिया जाए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन यानी जहां पे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0। और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोगों ने पढ़ा मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वैसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज ना होता हो। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा मोशन विथ नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है वह इन्हीं दो केसों पे काम करता है, यूनिफॉर्म मोशन हो यानी वेलोसिटी चेंज ना हो रहा हो, और नॉन यूनिफॉर्म में भी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तभी काम करता है, अन्यथा यह इक्वेशन ऑफ मोशन काम नहीं करता है। आगे हम लोग आते हैं, कुछ सिंबल हम लोग यूज करते हैं इस इक्वेशन में, उन सिंबल को जान लेते हैं। तो पहला सिंबल था u, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी। v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम, लास्ट बट नॉट द लिस्ट s डिस्प्लेसमेंट। इन चारों पांचों सिंबल को अच्छे से याद रख लेना होगा। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम और s डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमारे पास तीन इक्वेशन थे। पहला इक्वेशन था जो सबको याद है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। फिर ये लोग गाना बजाना शुरू किया। कितना शादी हो रहा है इस गांव में, सबका शादी इसी साल कर देगा सब क्या। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको याद करने का तरीका बताया था, सर उठे तो अंगारे टूटे। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। दूसरा था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। याद करने के लिए एक शॉर्टकट मेनोमिक बताए थे ना, बारिश उसके आने से, बारिश उसके आने से, बारिश उसके आने से। और तीसरा था हमारा छोटा सा प्यारा सा v इज इक्वल्स टू u प्लस AT।
यह 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थे। इन इक्वेशन को यूज करने के दौरान एक सावधानी बरतनी थी, वह था एक्सेलरेशन के साइन को लेके। अगर बॉडी का वेलोसिटी बढ़ रहा है, सवाल जो तुमको दिया हुआ है उसमें बॉडी का वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव साइन के साथ लेना था, और यदि बॉडी का स्पीड घट रहा है, स्पीड कहो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर घट रहा है, उस सिचुएशन में हमेशा एक्सेलरेशन को नेगेटिव साइन के साथ लेना है। यानी इन सभी इक्वेशन में अगर सवाल ऐसा दिया है जिसमें बॉडी का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड समय के साथ कम हो रहा है, तो इस प्लस साइन के जगह पे यूज करना माइनस साइन। जहाँ जहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है वहाँ पे यूज करना माइनस साइन। यानी यहाँ पे हम लोग लगा देंगे माइनस साइन, यहाँ पे लगा देंगे माइनस साइन, यहाँ पे लगा देंगे माइनस साइन। कब? जब सवाल में स्पीड घट रहा हो या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा हो। क्लियर? तो इसके बाद हमारे पास टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसमें हम लोग को स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ, तो इसके बाद टॉपिक हमारे पास बचा हुआ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में हम लोग को पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तुमको इस टॉपिक से अलग अलग ग्राफ के शेप को याद रखना है, मतलब किस प्रकार के मोशन के लिए ग्राफ का शेप कैसा होगा। यानी कि यदि बॉडी रेस्ट में है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस प्रकार का दिखेगा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा। इधर हम लोग लिखते हैं टाइम को, इधर लिखेंगे डिस्टेंस, और जो ग्राफ होगा वह होगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यानी किसी बॉडी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन दिखे तो यह समझ लेना है कि बॉडी रेस्ट में है। दूसरा, बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन माने यहाँ पे तो हम यूनिफॉर्म मोशन नहीं कह सकते हैं, हम रहेंगे अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, मतलब पूरे मोशन के दौरान अगर उसका स्पीड चेंज ना हुआ हो तो उसका ग्राफ कैसा दिखेगा। तो इफ विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई बॉडी चल रहा है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, परंतु वह एक्स एक्सिस के यानी टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। वह ऐसे ओरिजिन से जाता हुआ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन हो पर ओरिजिन से नहीं कहीं और से जा रहा हो। दोनों ही प्रकार का अगर स्ट्रेट लाइन तुमको दिखता है स्पीड टाइम ग्राफ में, इसका मतलब है कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यानी पूरे मोशन के दौरान उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। तीसरा, अगर बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ चले तो उसका ग्राफ कर्व लाइन होता है, यानी विथ वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड मतलब जैसे तुम बाइक चलाते हो, कभी तेज हुआ, कभी स्लो हुआ, कभी रुक गए, कभी चलने लगे, ऐसे वो कहा जाता है वेरिएबल स्पीड के साथ चलना। तो अगर ऐसा तुम्हारे पास मोशन है तो उसका ग्राफ होगा कर्व लाइन। कर्व लाइन यानी टेढ़ा मेढ़ा लाइन। टेढ़ा मेढ़ा लाइन तुम जैसा खींच दो, यानी हम ऐसे खींच सकते हैं। यह एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसे हो सकता है, अलग अलग प्रकार के कर्व लाइन होंगे स्पीड टाइम ग्राफ में अगर बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ चल रहा है। तो यह 3 तरह के ग्राफ हैं तुम्हारे पास, एक रेस्ट के लिए, एक कांस्टेंट स्पीड के लिए और एक वेरिएबल स्पीड के लिए।
रेस्ट के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, कांस्टेंट स्पीड के लिए स्ट्रेट लाइन और वेरिएबल स्पीड के लिए कर्व लाइन। साथ में एक पॉइंट जो नोट करने वाला था वो था कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। किसी बॉडी का स्पीड टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकाल लो तो उस जगह पे उसका स्पीड पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसका भी कहानी लगभग सेम है स्पीड टाइम ग्राफ के। लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तुम कहाँ चल दिए भाई। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी रेस्ट के लिए होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर बॉडी रेस्ट में है तो यह ग्राफ होगा एक्स एक्सिस पे टाइम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस और ग्राफ होगा हॉरिजॉन्टल लाइन अगर बॉडी रेस्ट में है। बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, और अभी तुम लोग पढ़े हो कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो उसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, यानी फॉर यूनिफॉर्म मोशन यानी कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। इधर टाइम, इधर डिस्प्लेसमेंट और ग्राफ हो जाएगा तुम्हारा ऐसा स्ट्रेट लाइन हो सकता है, यानी ओरिजिन से जाता हुआ या फिर ओरिजिन से नहीं भी जाता हुआ स्ट्रेट लाइन हो सकता है। मुख्य बात यह है कि अगर स्ट्रेट लाइन है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगा। ठीक है। नेक्स्ट है अगर यूनिफॉर्म मोशन ना हो, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक कर्व लाइन होगा। कर्व लाइन यानी टेढ़ा है पर मेरा है, इधर टाइम इधर डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ हो सकता है तुम्हारा ऐसे या फिर ऐसे, अलग अलग प्रकार का कर्व लाइन आएगा फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। साथ में एक बात, जैसे स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप था वह स्पीड को दिखाता था, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को दिखाएगा। मेरे मुंह से निकल गई। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ gives velocity। नेक्स्ट आता है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ यह भी अलग अलग सिचुएशन में नहीं, तुम नहीं चलेगा, चल हाँ ऐसे आइए। स्पीड टाइम ग्राफ, तो स्पीड टाइम ग्राफ भी अलग अलग सिचुएशन में देखा जाता है। जैसे पहले हम लोग देखते हैं बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, दूसरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा हो और तीसरा नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा हो। तीनों सिचुएशन में ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे 3 सिचुएशन है। सिचुएशन नंबर 1 फॉर कांस्टेंट स्पीड। अब कोई कहेगा सर अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसे होगा?
अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा कैसे? उसका स्पीड ही 0 है तो ग्राफ क्यों बनेगा? तो बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, इधर टाइम और इधर स्पीड, और जो ग्राफ होगा वह होगा हॉरिजॉन्टल लाइन यानी पैरेलल टू टाइम एक्सिस फॉर कांस्टेंट स्पीड। दूसरा, अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से ना चल रहा हो परंतु उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यानी फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन 0 ना हो परंतु उसका वैल्यू चेंज ना हो रहा हो, कांस्टेंट हो, तो उसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन इस प्रकार का, इधर टाइम इधर स्पीड, और इसका ग्राफ बनेगा ओरिजिन से जाता हुआ स्ट्रेट लाइन या फिर ओरिजिन से नहीं जाता हुआ भी एक स्ट्रेट लाइन। ऐसे इस दोनों में से किसी तरह का ग्राफ बन सकता है, स्पीड टाइम ग्राफ बन सकता है वैसे माने मोशन के लिए जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। और तीसरा, फॉर नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फॉर नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तो ग्राफ बनता है कर्व लाइन, यानी इधर हम लोग ले लेते हैं टाइम, इधर ले लेते हैं स्पीड, और ग्राफ हो जाएगा कर्व लाइन, यानी टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी लाइन हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे फॉर नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यह तो हो गए टोटल 3 प्रकार के ग्राफ, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, दूसरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, और तीसरा नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। 2 मुख्य पॉइंट है स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में। वह पॉइंट नंबर 1 यह है कि स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन के वैल्यू को देता है, मैग्नीट्यूड को देता है, परंतु मैं इसको नहीं पढ़ाता हूं क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन एक पॉइंट जो तुम नोट कर सकते हो वह है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ gives distance cover। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यह भी 3 प्रकार का होगा। पहला, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन यानी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो पहला सिचुएशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन अभी उस समय से पढ़ ही रहे हो, ऐसा टाइम इधर वेलोसिटी और ग्राफ होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यह तब होगा अगर मोशन यूनिफॉर्म हो। दूसरा, अगर यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो परंतु एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तब स्ट्रेट लाइन आता है फॉर मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ बॉडी चल रहा हो तो इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा वह होगा स्ट्रेट लाइन। वह होगा स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन किसी सिचुएशन में ओरिजिन से होके जाएगा, किसी सिचुएशन में ओरिजिन से होके नहीं जाएगा। और तीसरा, फॉर
फॉर मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ कर्व लाइन। इधर हो गया टाइम, इधर हो गया वेलोसिटी, ग्राफ विल बी कर्व लाइन। ऐसा हो सकता है, या फिर एक्सपोनेंशियल ग्राफ ले लो, ऐसा हो सकता है। ऐसा टेढ़ा मेरा लाइन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका मतलब है कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म या फिर नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है। यह 3 प्रकार के ग्राफ हुए। छोटा हो जाओ, दिखा देते हैं। एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए, दूसरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मोशन के लिए, और तीसरा नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के मोशन के लिए। आओ ऊपर आते हैं। 2 पॉइंट हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। पॉइंट नंबर 1, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। और दूसरा एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। इतना ही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सर्कुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पे बॉडी का वेलोसिटी चेंज होता है, इसलिए सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यह पॉइंट है याद रखने लायक, ध्यान में रखने लायक। सर्कुलर मोशन is always an non-uniform motion या हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, यानी इसका स्पीड चेंज हो या ना हो, हर एक सिचुएशन में नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होगा। परंतु सर्कुलर मोशन 2 प्रकार के हो सकते हैं। सर्कुलर मोशन कैन बी ऑफ 2 टाइप। एक, जब उसका स्पीड कांस्टेंट हो, यानी सर्कल पे कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा हो, ऐसे सिचुएशन में हम लोग इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, ध्यान देना। सर्कल पे चलेगा पर स्पीड इज कांस्टेंट। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। स्पीड इन सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन के दौरान स्पीड होता है 2πr डिवाइडेड बाई टाइम। अगर बॉडी एक सर्कल पे चल रहा है जिसका रेडियस r है, तो उसका स्पीड होगा 2πr बटा टाइम, 2πr डिवाइडेड बाई टाइम। तो इतना ही था मोशन में। क्लास 9 में, क्लास 11 में इन्हीं सब चीज़ों को तुम वेक्टर का इस्तेमाल करके और विस्तृत रूप से पढ़ोगे। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। अगले वीडियो में हम लोग HC वर्मा और NCERT के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कॉपी कलम लेकर तैयार रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, लव यू।